नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या है। अगर इसकी परिभाषा की बात कहा जाए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला बोलते हैं। व्यवस्थित इन द सेंस ऐसा नहीं जो व्यवस्था एक क्रम में होगा, उसकी बात की जा रही है। नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। किसकी? हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे। अगर वर्णमाला की परिभाषा को परिभाषित किया जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो वर्ण होंगे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उनका व्यवस्थित समूह एक व्यवस्था में, एक क्रम में, सीक्वेंस में हो, उसके ही वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अब इसमें स्वर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये कुल इनकी संख्या कितनी है? 11। अब हमारा अगला है व्यंजन वर्ण। कौन सा? व्यंजन वर्ण। इनकी वर्णों की संख्या कितनी होगी? 33। इनकी संख्या होती है 33। और फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। कितने हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, ये दो व्यंजन वर्णों के मिलकर बने हैं। इसके बारे में भी अगली क्लास में विस्तृत जानकारी देंगे आपको। उसके बाद द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन, ये दो हैं, अड़ा और हा। उच्छिप्त का मतलब क्या हुआ है? उच्छिप्त का हम समझते हैं जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा मूर्धा मतलब जो तालु होता है ऊपर, उसको छू के तुरंत नीचे गिर जाए, तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। कौन से हैं? दो, अड़ा और हा। बोलिए, अड़ा और हा। जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर के तालु को छू के नीचे गिर जाती है तुरंत। तो ये दो हैं। उसके बाद अयोगवा। अयोगवा, इनको बाहरी बोला जाता है, अंग आ। ठीक, ये कुल इनकी संख्या कितनी है? 52। अब जोड़िए, 11 स्वर वर्ण हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 11 33 44। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, 44 4 48। उच्छिप्त द्विगुण बोलते हैं उसको, दो हो गए, कितना हो गए? 50। अयोगवा, अंग आ, ये दो हैं, इनकी मिलाकर संख्या कितनी हो गई? 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अब हम लोग स्वर वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। स्वर कितने हैं? स्वर वर्ण 11। अब स्वर की परिभाषा अगर क्या होगी? जिन वर्णों के उच्चारण में बिना रुकावट के वायु पूरी बाहर निकले, ठीक है ना? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो, मतलब रुकावट ना हो, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और आ, औ। तो इसको एक फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं है। अब इसे अगर व्यंजन बोलेंगे का, थोड़ा सा ठहराव हो रहा है, तो इसकी परिभाषा हो गई जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो। ठीक, या इसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। ठीक, कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए है, ओ है और औ है। ठीक, अब इनको हम लोग के विभिन्न एग्जामों में, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनकी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक, जो हिंदी है, हिंदी का व्याकरण से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। अब जैसे एक आधार माना गया जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण,
जिह्वा जो हमारी जीभ है, इसके भाग के आधार पे, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, उसके आधार पे इन जो स्वर वर्ण हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देंगे और उसमें उत्तर ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है या मध्य स्वर कौन सा है। अगर ये हम लोग को पता रहेगा तभी लगा पाएंगे। तो वर्णमाला पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको याद इस तरह हो जाएगा कि जैसे हम लोग उच्चारण अगर अच्छे से करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे इसमें करा अग्र स्वर, अग्र स्वर किसकी स्थिति के आधार पर, जिह्वा जो हम लोग की जीभ है। अब इसका उच्चारण करिए, ई, ई, ए, ए। जोर किस पे पड़ रहा है, हम लोग की अग्रभाग पे, जीवा के अग्रभाग पे, ये अग्र स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर जो जीवा हम लोग की जीभ है उसका मध्य भाग, बोलिए आ, आ, आ। तो लगभग लग रहा है ना मध्य भाग पे क्या कहते हैं, जोर पड़ रहा है, तो ये मध्य स्वर हो गया। अब पश्च स्वर के बारे में जानते हैं। पश्च मतलब जीभ का पिछला भाग, बोलिए आ, उ, ओ, औ। उच्चारण में हम लोग के अगर आप उच्चारण करिए देखिएगा तो आपके जोर किस पर पड़ेगा, पीछे पश्च भाग पे। अभी तक हमने पढ़ा जिह्वा के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे पहला है ह्रस्व या लघु स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक। इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, आ, छोटा, छोटी, छोटा ए, री। इनको मूल स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर को, ये इन्हें मूल स्वर और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का अर्थात आ, ए, ई, री, अर्थात जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं इसमें ज्यादा खिंचाव नहीं हो रहा है, कि एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये लघु या ह्रस्व स्वर है, ठीक। इनकी संख्या 4 है। अब दूसरा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनकी संख्या 3 है, आ, ई, उ। इनका आप उच्चारण करिए आ, ई, उ। इन्हें इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लग रहा है। कितना का, 2 मात्रा का समय, ठीक। आ, ई, उ खींच के बोल रहे हैं ना, 2 मात्रा का समय लग रहा है। अन्य स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है। तीसरा है संयुक्त स्वर, ठीक। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हमने बनाया लिखा है ये इनसे मिलकर नहीं बना है, इनके उच्चारण में ये मेल से बना है। जिसे आप उच्चार करिए ए, उच्चारण करते हुए आप रुकिए ए, तो आ, ऐ, तो आ, ई का उच्चारण लगा तो ये ऐ होगा। मतलब उच्चारण में 2 वर्णों के मेल से इनका होता है, ठीक। ये स्वतंत्र ध्वनियां तो हैं, लेकिन इनका उच्चारण में 2 वर्णों का मेल होता है। चौथा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं होता है, इनका ज्यादातर प्रयोग संस्कृत में होता है। इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, समय लगता है। जैसे कहीं कहीं लिखा मिलता है ओम, उच्चारण करिए ओम, उच्चारण में समय लग रहा है। ये
प्लुत स्वर है। और क्या लिख सकते हैं, ये हिंदी में प्रयोग होता है कभी कभी, वैसे अब तो प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में बहुत ज्यादा होता है। सो संस्कृत में एक लिखा रहता है सो वदत, ये संस्कृत में लिखा रहता है, संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन। पहला है समृत स्वर, ये क्या होता है, इन जो चार वर्ड दिए हैं समृत स्वर कौन कौन से हैं, ई, ई, उ, बड़ा उ, ठीक है ना। इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में, इनका उच्चारण करते समय जो हम लोग का मुंह होता है वो बहुत कम खुलता है, करते समय मुख कम खुलता है, कम खुलता है। आप उच्चारण करिए, ई, ई, उ, जो मुख है वो कम खुलता है। अब अर्ध समृत, अर्ध लगा है, इसका मतलब अर्ध समृत, इनके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा खुलता है, इनके उच्चारण में मुख थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, ए ओ, ए ओ, इनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगता है अर्ध समृत स्वर में। विवृत स्वर सिर्फ एक है, आ। अब आपको उच्चारण सही लग रहा होगा, आ, तो इनके उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है, मुख ज्यादा खुलता है। उच्चारण करिए, आ, तो ये क्या है, विवृत स्वर है। यूपी टेट हो या यूपी टेट के एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी में, इस पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लगता है याद करने में, लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर आप लोग जाएंगे ये चीजें आसान हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है, विवृत स्वर, इसकी परिभाषा क्या, विवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में मुख ज्यादा खुलता है, कितना, बहुत ज्यादा। सब जितने स्वर दिए हैं 11 स्वर हैं, उनमें जो बड़ा आ है उनके उच्चारण में समय मुख ज्यादा खुलता है। इसे उच्चारण करिए, आ, पूरा मुख खुल रहा है, उसी का अर्ध विवृत। अब इसका क्या होगा, इसमें कौन कौन से, आ, ए, औ, विवृत स्वर इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में विवृत स्वर की अपेक्षा, विवृत स्वर की अपेक्षा, विवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है, थोड़ा कम खुलता है, मुख थोड़ा कम खुलता है, इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम खुलता है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर की अपेक्षा अर्ध विवृत स्वर में मुख ज्यादा खुलता है, लेकिन विवृत स्वर की अपेक्षा कम खुलता है। ये हमारा मुखाकृति के आधार पर विवरण हुआ है, किसका, स्वर का विभाजन हो गया, चार है, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक, इसमें कौन कौन से समृत स्वर में है, ई, उ, ओ, और अर्ध समृत में कौन से हैं, ए, ओ, और इसमें विवृत स्वर में बड़ा आ, और अर्ध विवृत में आ, ए, ओ। अब हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर सर, ओष्ठाकृति जो हम लोग के ओठ होते हैं इसकी आकृति के हिसाब से जो स्वर है उनके बारे में समझेंगे। दो हैं, एक वृत्तामुखी,
एक आपका वृत्तामुखी है या वृत्ताकार, एक आवृत्तामुखी या आवृत्ताकार। वृत्तामुखी मतलब कि हम लोग के जो स्वर दिए हैं कौन कौन से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, जो हम लोग का ओठ है, इनके उच्चारण में आप बोलिए उ, उ, ओ, औ। तो आकृति कैसी बन रही है, वृत्ताकार। तो ये स्वर कौन से हैं, वृत्ताकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ, ओष्ठ वृत्ताकार आकृति के बने, वृत्ताकार आकृति के बनते हैं, ठीक। कौन कौन से, उ, उ, ओ, औ, ठीक। तो हम लोग के ओठ की आकृति वृत्ताकार बन जाती है। दूसरा क्या है, आवृत्तमुखी आवृत्ताकार स्वर, इसका जस्ट उल्टा है। इसमें ओष्ठ वृत्ताकार बन जाते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है आवृत्ताकार बनते हैं, आवृत्ताकार बनते हैं, वो कौन से हैं, ई, ए, ठीक। इनके उच्चारण में आकृति ई, ए, ठीक है। ये हम लोग के विभिन्न आधार पे स्वरों का विभाजन है, जिन पर विभिन्न परीक्षाओं में, खासकर प्रदेश की, विभिन्न प्रदेशों की परीक्षाओं में इन पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास हम लोग की व्यंजन पे आधारित होगी, स्वर पे आधारित क्लास आज समाप्त हो गई, ठीक है। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो लोग नए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।